मतलब आपका ये सवाल जो है ना, असली मायने क्या होते हैं? अब के जो वाइस चांसलर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की हरियाणा की, क्या कुछ फ़र्क है? मैंने अपने जीवन में भी ऐसे ऐसे कुलपति देखे हैं जो गलत को गलत कहने की क्षमता रखते थे। आजकल मतलब ऑन नहीं करते विश्वविद्यालयों को, वो अपना समय काटने के लिए आए, उनका समय बढ़िया कटे। टीचर्स के क्या मुद्दे हैं जो सबसे बर्निंग इश्यूज़ हैं? बर्निंग इश्यूज तो सबसे आज है वो है कि बच्चों को रोजगार मिले। पढ़े लिखे बच्चे खाली घूम रहे हैं, पीएचडी करे करे बच्चे खाली घूम रहे हैं। माँ बाप इस उम्मीद में बच्चों को सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी विश्वविद्यालयों में भेजते हैं कि उनको बच्चों को उच्च शिक्षा मिल सके। लेकिन टीचर्स जो अभी पढ़ा रहे हैं, सुना है टीचर्स को टाइम पे सैलरी नहीं मिलती। उन्होंने बताया कि आज हरियाणा के विभिन्न 23 विश्वविद्यालयों पर कुल मिलाकर 6625 करोड़ रुपए का कर्ज है। और पीछे बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा था कि महेंद्रगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 350 करोड़ रुपए की ग्रांट आई है। बाद में पता चला वो भी कर्जा है। अगर आप शिक्षा को हटा दोगे तो फिर सरकार का काम क्या है कि जो टीचर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों में, वो टाइम पर क्लास नहीं लेते। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, मैं किसी एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चे क्लास से एब्सेंट होते हैं, कैंटीन पे रहते हैं। आज भी ये, मैं तो इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये एक कैंटीन होती है, एक कॉमन कैंटीन है, वो पहले से ही एस्टेब्लिश्ड है, उसको यूज ना करके विश्वविद्यालय के अंदर 20-20 खोखे बना दिए गए। नमस्कार, मेरा नाम है सतसिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर विकास सिवाच। डॉक्टर विकास सिवाच हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटी टीचर्स की एसोसिएशन एच फुक्टो के प्रधान हैं और डॉक्टर सिवाच से हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ की। द हरियाणा टॉक्स पर हमने यूनिवर्सिटीज़ को लेकर भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। ज़्यादातर की जो सवाल थे, ज़्यादातर के जो कमेंट्स थे, वो भर्तियों को लेकर के थे, कुछ का यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता को लेकर के जो आजकल सवाल उठ रहा है, खास करके जो उनके वित्तीय जो स्थिति है उसको लेकर के आपके बहुत सारे कमेंट थे। आज प्रधान जी हमारे स्टूडियो में है और उनसे ना सारी बात पूछेंगे और प्रधान जी के बारे में भी कई सवाल हम पूछेंगे, यानी कि टीचर्स की जवाबदेही को लेकर भी सवाल पूछेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अहम मुद्दों पर मुझे बुलाया। खुल के बात करेंगे, कोई लुकाई नहीं, खुल के बात करेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। और मैं पिछले 8 साल से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का प्रधान हूं और करीब करीब 7 साल से हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रधान हूं, जिसके अंदर 23 सरकारी विश्वविद्यालय, 182 सरकारी कॉलेज और 97 एडेड कॉलेज आते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जैसे अपने अपने बायो में बताया है कि आप एमडी यूनिवर्सिटी में हैं और कभी इसके वाइस चांसलर हुआ करते थे हरद्वारी लाल, और वो जी। कहा करते थे पूरे हरियाणा में 1.5 आदमी पढ़ा लिखा है, एक तो मैं और आधा डॉक्टर स्वरूप स्वरूप सिंह। सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर हरद्वारी लाल वाली यूनिवर्सिटी से संबंध है आपका? जी 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 बिल्कुल। बड़ी महान शख्सियत थी हरद्वारी लाल जी की, और 2 बार हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। बड़े निडर कुलपति थे, असली मायनों में कुलपति थे। मतलब आपका ये सवाल जो है ना, असली मायने क्या होते हैं? अब के जो वाइस चांसलर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की हरियाणा की, क्या कुछ फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, समय के साथ बड़ा भारी बदलाव आया है। मैंने अपने जीवन में भी ऐसे ऐसे कुलपति देखे हैं जो गलत को गलत कहने की क्षमता रखते थे। आजकल मेरे को लगता है पूरा हरियाणा में एक आधा ही वाइस चांसलर ऐसा होगा जो गलत को गलत कहने की स्थिति में है। नहीं तो जो अच्छा है, बुरा है, मतलब ऑन नहीं करते विश्वविद्यालयों को, वो अपना समय काटने के लिए आए, उनका समय बढ़िया कटे, यही उनकी प्राथमिकता है। मेरे को जो लगती है वही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हरियाणा में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सरकारी और जैसे आपने कहा प्राइवेट एडेड कॉलेज, टोटल मिला के हैं कितने? 23 सरकारी विश्वविद्यालय हैं। करीब करीब टोटल प्राइवेट को मिला के हरियाणा में आज 56-57 विश्वविद्यालय हैं, निजी क्षेत्र के हैं कुछ, और सरकारी जो कॉलेजेस हैं वो 182 हैं, और एडिड कॉलेजेस हैं, जैसे अपना जाट कॉलेज है, भिवानी में वैश्य कॉलेज है,
रोहतक में भी वैश्य कॉलेज है। तो ये सारे मिला के 97 हैं। और इन सब को मिलाकर के यानी कि सरकारी और एडेड कॉलेज को मिलाकर के आपकी जो संस्था एच फुक्टो जी उसके आप प्रधान है। जी जी। तो टीचर्स के क्या मुद्दे हैं जो सबसे बर्निंग इश्यूज हैं? बर्निंग इश्यूज तो सबसे आज है वो है कि बच्चों को रोजगार मिले। पढ़े लिखे बच्चे खाली घूम रहे हैं, पीएचडी करे करे बच्चे खाली घूम रहे हैं। आज करीब 4000 से ज़्यादा पद विभिन्न विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में, एडिड कॉलेजों में खाली पड़े हैं। इनको भरना चाहिए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके, बच्चों को रोज़गार मिल सके, उनके परिवार आगे बढ़ सकें। हो क्या रहा है विश्वविद्यालयों में, मैं आपको बताता हूँ, और इवन कॉलेजेस में भी, कि कई विभागों के विभाग गेस्ट फैकल्टीज़ के सहारे चल रहे हैं। माँ बाप इस उम्मीद में बच्चों को सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी विश्वविद्यालयों में भेजते हैं कि उनको बच्चों को उच्च शिक्षा मिल सके। तो उच्च शिक्षा दिलाने की तरफ सरकार का ध्यान होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में उच्च शिक्षा प्राप्त करे हुए उच्च क्वालिटी के शिक्षकों की भर्ती सारे यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में की जाएगी, यही मुझे उम्मीद है। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई जो भर्ती वाली बात है जी। लेकिन टीचर्स जो अभी पढ़ा रहे हैं, सुना है टीचर्स को टाइम पे सैलरी नहीं मिलती और एक वित्तीय संकट सभी सरकारी यूनिवर्सिटीज के खिलाफ यानी कि एक खड़ा हो गया है कि आखिरकार इसका सामना कैसे करें? आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। सरकारी विश्वविद्यालयों को उस प्रोपोर्शन में आर्थिक मदद नहीं मिलती और 2022 के बाद से तो वित्तीय जो मदद मिलनी चाहिए उसको एक तरह से लोन के रूप में सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। मैं आज, आपने बुलाया, मैं हमारे एक पढ़े लिखे पूर्व में नेता प्रतिपक्ष भी रहे प्रोफेसर संपत सिंह जी ने एक बहुत बढ़िया बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाई जो केवल एक पढ़ा लिखा नेता ही कर सकता है। उन्होंने बताया कि आज हरियाणा के विभिन्न 23 विश्वविद्यालयों पर कुल मिलाकर 6625 करोड़ रुपए का कर्ज है। तो ग्रांट के नाम पे देते हैं ना, ये ग्रांट नहीं है। नहीं जी नहीं। मेरे पास एफडी का लेटर भी है और जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने लोन के रूप में व्यवस्था वहाँ एफडी में कर रखी है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। और ये बड़ा चिंतनीय विषय है कि सरकारी विश्वविद्यालयों को आप कर्जा देकर गारंटी नेड की जगह कर्जा दे रहे हैं और कोई भी सरकारी विश्वविद्यालय आज की इस स्थिति में नहीं है कि इस लोन को कल को अगर सरकार मांगने लगी तो उसको वापस नहीं दे पाएगा कोई भी विश्वविद्यालय। मेरे पास अगर आप कहो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास है, जिसमें ये कह रखा है कि अंडर द स्कीम एज नॉन रिकवरेबल फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्री परपेचुअल लोन। तो लोन है, गारंटी नेट है ही नहीं। पिछली सारी सरकारें कोई लोन नहीं देती थी, इंटरेस्ट फ्री बता दो चाहे कुछ बता दो, लोन कर्जा तो कर्जा है भाई। तो लोन ही है जी, वो गारंटी नेट नहीं है। तो हमने 2022 में मैंने पूरे हरियाणा के विश्वविद्यालयों को, कॉलेजेस को इकट्ठा करके हमने चंडीगढ़ में जब ये पहली बार ये स्कीम लेके आई हरियाणा सरकार, तो हमने उसका विरोध किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी अपने और नेताओं ने, जिसमें अभय सिंह चौटाला जी भी थे, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया सदन में और सरकार को सोचने पर विवश होना पड़ा कि लोन तो विश्वविद्यालय रीपे कभी भी नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने उस टाइम तो चिट्ठी निकाली कि ये गारंटी नेड ही हम दे रहे हैं और ये नॉन रिकवरेबल है। जब नॉन रिकवरेबल आप लिख ही रहे हैं चिट्ठी में तो उसको गारंटी नेड लिखने में आपको क्या दिक्कत है? मेरे तो ये समझ से परे की बात है। तो ये टोटल अमाउंट 6625 करोड़ ये तो अब 31 मार्च 2025 तक का बता रहे हैं कि 6625 करोड़ रुपए में के कर्जे में 23 सरकारी विश्वविद्यालय दबे पड़े हैं। और पीछे बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा था कि महेंद्रगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 350 करोड़ रुपए की ग्रांट आई है। बाद में पता चला वो भी कर्जा है।
तो कर्जा तो कोई भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं दे पाएगा। हो सकता है कि सरकारों की क्या पॉलिसी है समझ से बाहर है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आऊगा कि हर एक विश्वविद्यालय के ऊपर 2,000-4,000 करोड़ रुपए एक एक विश्वविद्यालय पर कर्जा हो जाए और फिर कहीं इन विश्वविद्यालयों की बोली ना लगानी पड़ जाए। और शिक्षकों की तो यही चिंता है। और शिक्षक की क्या चिंता है, ये तो बच्चों की, जो हमारे निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय बच्चे हैं उनको उच्च शिक्षा मिले, इसीलिए सरकारी विश्वविद्यालयों का गठन किया गया था। तो मेरा अनुरोध सरकार से यही है कि अपने एफडी में डायरेक्शंस दें कि इसको भाई ये नॉन रिकवरेबल इंटरेस्ट फ्री इतनी अंग्रेजी लिख दी, जो इसकी जगह सिर्फ गारंटीड लिखें, ये ख़त्म करें इस चीज़ को। जी प्रधान जी, ये तो बात हो गई, यानी कि जो सरकार अपनी ही यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, विश्वविद्यालय के साथ उनको ग्रांट देना उनकी पहली ड्यूटी है। जैसे किसी जी। भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर, स्वास्थ्य और शिक्षा। जी। ये तो मूलभूत हैं, ये तो होनी चाहिए। अगर आप शिक्षा को हटा दोगे तो फिर सरकार का काम क्या है? ये जरूरी मुद्दे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। सरकार का मेन काम देखो जी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है। ज़रूरतों की सेवाएं जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, परिवहन विभाग की सेवाएं हैं, एजुकेशन बच्चों को देना, इसीलिए तो इनकम टैक्स पे ही इतना 4% टैक्स भी दे रहे हैं इनकम अपने इसके लिए एजुकेशन सेस के नाम से दिया जा रहा है। तो वो सारा पैसा जब इनकम टैक्स पे ही से इकट्ठा सरकार कर रही है, तो वो पैसा एजुकेशन सेस का है, तो एजुकेशन पे लगाने में दिक्कत क्या है मेरे तो समझ से। अच्छा प्रधान जी, जैसा आपने कहा कि एक समय ऐसा आया कि आपने सभी सरकारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स को, एडिड कॉलेज के टीचर्स को सबको इकट्ठा करके आपने चंडीगढ़ में जो अपने मुद्दा उठाया उसका इम्पैक्ट भी हुआ। हाँ। वैसे ही क्या कोई, जब आप सभी लोग इकट्ठा होते हैं, आपकी यूनियन की मीटिंग होती है, क्या ये मुद्दा कभी नहीं उठता कि जो टीचर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों में, वो टाइम पर क्लास नहीं लेते? अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, मैं किसी एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चे क्लास से एब्सेंट होते हैं, कैंटीन पे रहते हैं। अब ये हो सकता है समय के साथ कल्चर, इस खासकर कोविड के बाद ये सिचुएशन ज़्यादा गहरा गई है, इसको लेकर के चिंता नहीं व्यक्त हो। आपने बिल्कुल सही मुद्दा और सही समय पे उठाया, जिसको मैं लगातार पिछले 6, 7, 8 वर्षों से उठा रहा हूँ। मैं मेरी यूनिवर्सिटी महर्षि दानंद विश्वविद्यालय का ही आपको एग्जाम्पल दूं तो 20 के करीब चाय पकौड़ों के खोखे खोल दिए विश्वविद्यालय में। तो जो एक आपने बिल्कुल ठीक बात बताई, सारा दिन बच्चे इन खोखों पे बैठे रहते हैं। पीछे तो हमने एसोसिएशन की तरफ से पहल करके वहाँ से इन्होंने 400 कुर्सियाँ मंगवा ली थी। तो वो 400 कुर्सियाँ हमने उठवाई इनकी, कह के हमने वाइस चांसलर साहब से रिक्वेस्ट करी कि जी देखो क्लासेस का माहौल ख़राब हो चुका है, बच्चे क्लासों में आते नहीं। और आज भी ये, मैं तो इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि एक कैंटीन होती है, एक कॉमन कैंटीन है, वो पहले से ही एस्टेब्लिश्ड है, उसको यूज ना करके विश्वविद्यालय के अंदर 20-20 खोखे बना दिए गए। उन खोखों के ऊपर हमारे विश्वविद्यालय के करीब हर एक आप खोखे बजाएंगे 100, 150, 200 बच्चे हमेशा मिलेंगे आपको। टीचर्स भी मिलते हैं, टीचर्स भी होंगे जी। देखो जैसा समाज है उसी, शिक्षक भी उसी के हिस्से हैं, तो बच्चे क्लास में नहीं आएंगे, शिक्षक। अच्छा, आपने दूसरा पूछा सवाल शिक्षकों का। मैं आपको बता दूं, मैं जो अभी के कुलपति हैं, इससे पहले वाले कुलपति थे, मैं इनसे एक बार मैंने आग्रह किया, ये कभी कभी छापे भी मारते हैं अपनी तरफ से, मगर जी कोई ऐसा सिस्टम बनाओ कि क्लास में, अगर मैं प्रधान होने के नाते अगर मैं भी क्लास में ना हूँ तो मेरे ऊपर एक्शन होना चाहिए। प्रधान जी क्लास लेते हैं? मैं 100% क्लास लेता हूँ जी। मेरे बच्चों से आप जाके इस बात का पता कर सकते हैं कि मैंने पिछले 2008 से 2005 से मैंने यहाँ ज्वाइन कर रखा है। आज तक एक भी मेरा बैच को ये कह दे कि मैंने पढ़ाया नहीं तो आप त्याग पत्र देगा, अपने घर चले जाएंगे। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। यूनिवर्सिटी का टाइम 10 से 5 है, अगर आप उस समय पढ़ाते हैं तो प्रधानी कब करते हैं? प्रधानी का अपना समय है जी। बच्चों की, मेरी प्राइमरी ड्यूटी बच्चों को पढ़ाने की है। अगर मेरी 9 बजे की क्लास है तो 9 बजे मैं क्लास में मिलता हूँ, 10 बजे की क्लास है तो 10 बजे मैं क्लास में मिलता हूँ। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैं खुला चैलेंज है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है, ट्रोल करने में ही 1 मिनट, ये कमेंट हमें बता देंगे जब आपका वीडियो डलेगा,
तो कमेंट करने में अच्छा, वो खोज लाएंगे अपने आप ही। हाँ अच्छा, आपने मैं तो चलो ये हंसी की बात नहीं है। मैं तो मेरी स्कूटर में रजिस्टर भी मेरे साथ ही रहता है हमेशा। अगर आप कहो तो मंगवा सकते हैं, मैं स्कूटर है, मैं अभी खोल देता हूँ यहीं वो से इसलिए बैठे। तो नहीं है कोई बच्चा रोड पे मिल जाए तो उसकी अटेंडेंस लगा दे। ना ना, वो ऐसी नहीं बात। अच्छा, मजाक की रजिस्टर बात है पूरा ये तो। पूरा रिकॉर्ड भी रखते हैं और टीचर से रिकॉर्ड भी मांगा जाता है। सेमेस्टर जब खत्म होता है नंबर भी देने पड़ते हैं। तो मेरे को पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, ये मैं आपके लिए नॉलेज के लिए बता दूं कि पढ़ाने की मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और पहला काम मेरा पढ़ाने का ही है, दूसरा रिसर्च का है, तीसरा प्रधानी का है। प्रधान जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, पढ़ाई का, रिसर्च का। अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, बहुत बार ऐसी भी शिकायतें हैं कि टीचर्स ने जिस समय सिलेबस पढ़ा यूजी, पीजी, पीएचडी की, उस समय के हिसाब से ठीक है, लेकिन 2024, 2025 और इन इन समय के बहुत चीज़ें अपडेटेड हो चुकी हैं। जो स्किल इंडस्ट्री में चाहिए वो हमारे प्रोफेसर्स अपडेटेड नहीं है। उसके बाद ना करंट इश्यूज को लेकर के, ना नई नई रिसर्च को लेकर के अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं। ऐसी उनको लगता है कि वो डिग्री तो कर गए लेकिन शिक्षा नहीं मिली। कुछ हद तक आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। इंडस्ट्री में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और जो इंडस्ट्री को चाहिए, उसमें आज कुछ कुछ तो अंतर है, लेकिन पिछले 4 5 6 साल में वो अंतर घटा है, बढ़ा नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, वो अंतर घटा है। जैसे मेरा कॉलेज है, हम हर 3 साल में सिलेबस को रिवाइज भी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में और भी डिपार्टमेंट्स हैं जो हर 3 साल में 4 साल में अलग स्कीम्स लेके आते हैं, नई स्कीम्स लेके आते हैं। तो उसके माध्यम से हमारी कोशिश तो यही है कि इंडस्ट्रीज की जो डिमांड है उसके हिसाब से छात्र तैयार किए जाएं ताकि रोज़गार उपलब्ध हो। और मैं तो एक बात कहता हूँ, मेरे दादा भी कहा करते, मेरे पिताजी भी कहा करते कि शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे आप गुर्बत से, गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। और इसीलिए इन सरकारी विश्वविद्यालयों का गठन भी किया गया था ताकि हम सरकारी विश्वविद्यालयों में गरीब से गरीब का बच्चा, मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे उच्च शिक्षा हासिल करके गरीबी से बाहर निकल सकें, बढ़िया रोजगार पा सकें और समाज को भी इससे संबल मिलता है, वो समाज भी नई एक राह की तरफ चलता है। प्रधान जी, अगर बच्चे क्लासेस नहीं लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं टीचर्स की भी गलती है कि वो बच्चों को बांध नहीं पा रहे हैं अपनी क्लास में। हो सकता है कि पढ़ाने में आनाकानी करते हो सकता है कि उनका पढ़ाने का जो पेडागोजी है जी वो उतना जी जी इंटरेस्टिंग जी। ना हो सकता है कि उनका जो जो भी बच्चों से कनेक्ट ही ना कर पा रहे हो। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर बच्चों को टीचर्स क्लास में बांध सकें तो कहीं ना कहीं फर्क ये पड़ता है इस मैं बात से। फिर कहूँगा, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। आज भी उस शिक्षक की क्लास में 90% हाजिरी मिलेगी जहाँ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मेरे लिए पाने के लिए कुछ है। तो ये तो अच्छे शिक्षक की खासियत होती है कि वो अपनी तरफ बच्चों को आकर्षित करे और बच्चे को 2 3 लेक्चर में ही पता चल जाता है कि भाई इस प्रोफेसर साहब से, एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर से मेरे पास कुछ पाने के लिए है कि नहीं है। तो अच्छे शिक्षकों की क्लास में आज भी पूरी की पूरी आपको अटेंडेंस मिलेगी। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप मेरी किसी भी क्लास में बिना बताए आए, आपको 90% हाजिरी बच्चों की मिलेगी, 90 जी। से ज़्यादा भी अच्छा मिल प्रधान सकती है। जी, एक और बच्चों से जुड़ा हुआ सवाल जी जी है। ये सवाल किसी और से जुड़ा हुआ सवाल है। बच्चों का, खास करके लड़कियों का, आजकल एक बड़ा होता है कि जब वो पीएचडी करने के लिए एडमिशन करते हैं उनका यौन शोषण को लेकर के काफ़ी आरोप लगते हैं। मैं ये सभी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, किसी एक विशेष यूनिवर्सिटी की बात। आजकल एक बड़ा कॉमन हो सकता है कुछ चीज़ें बाहर आती हों, कुछ चीज़ें बाहर ना आती हों। जो भी उनका पीएचडी या गाइड है वो लड़कियों खास करके काफ़ी इस तरह का है। इसको लेकर के क्या कभी कोई सार्थक चर्चा होती है कि भाई, क्योंकि बच्चे तो आखिरकार घर तो हम सभी के ही बच्चे हैं। बिल्कुल, देखो जी, अगर कोई ऐसा शिक्षक ऐसी गलत गतिविधियों में पाया जाता है तो उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन पक्के सबूत हों। वैसे ही किसी ने आरोप लगा दिए हों तो वो भी गलत बात है। लेकिन अगर कोई ऐसा शिक्षक पाया जाता है तो मैं फिर से कहता हूँ
कि ऐसे शिक्षक को बर्खास्त करके घर भेज देना चाहिए। हमारी बेटियां ही सुरक्षित नहीं होंगी तो फिर हमारे ऊपर धिक्कार है। प्रधान जी, मतलब ये बेटियां जो आती हैं, बड़ा आप तो समझते हो, आप तो खुद गांव से संबंध जी जी रखते हैं। जी। सरकारी स्कूल में पढ़ती है, माँ बाप किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, किसी तरह से यूनिवर्सिटी में पहुंचती हैं। अगर कहीं से कोई भी शिकायत आ जाए तो सबसे पहला जो प्रहार होता है वो लड़की के शिक्षा पे होता है कि तू कल से यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं जाएगी। तो जी ऐसे में लड़की चुप रहती है, बोल नहीं पाती है। तो आप तो खुद समझते हैं कि लड़की हर बार नहीं सामने आ सकती। मैं ये कहना को कोई इंटरनल ऐसा मैकेनिज्म हमारे आप लोगों की कोई ना जी कोई जी जिम्मेदारी तो बनती होगी, क्योंकि कलीग्स हैं आप लोगों के, कहीं जी ना कहीं से बात घूम के आ जाती होगी कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसे राक्षस अगर कोई शिक्षक हैं तुरंत बर्खास्त करके घर भेजना चाहिए, कोई भी हो चाहे। बेटियां पढ़ेंगी तो समाज शिक्षित होगा। 50% हिस्सेदारी बेटियों की है। अगर हमारा 50% समाज अगर शिक्षा से मरहूम रह गया, अगर शिक्षा नहीं ले पाया, उच्च शिक्षा नहीं ले पाया, तो समाज कभी भी शिक्षित नहीं हो पाएगा। तो ये सच्चाई है। और बेटियों को डरना नहीं चाहिए। मैं तो सीधी हरियाणवी में कह रहा हूँ, मैं बेटी को गलत बोल रहा है, जूती का डर सिर पर मार, सीधी डरने की ज़रूरत नहीं है। और माँ बाप को भी बेटियों पर विश्वास करके बेटियों का साथ देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मेरे खुद के 2 बेटी हैं, अगर मेरी बेटियों के साथ कोई कल को गलत करेगा तो वह ठीक नहीं। कोई ये बिल्कुल सहनीय चीज़ें नहीं हैं। और ऐसा कोई टीचर करता है तो वो टीचर भी नहीं है, और उसको बर्खास्त करें और उसको घर भेजें। प्रधान जी, आपकी 2 बेटियां नहीं है, यूनिवर्सिटी में आने हाँ वाली हर देखो, लड़की आपकी हाँ बेटी है, देखो वो तो बहन है। मैं तो विश्वविद्यालय मेरी क्लास में आप पता करें, मैं तो सारी सारी जितनी भी बेटी आती बेटियां ही कहता हूँ। तो माँ बाप हमारे भरोसे ही विश्वविद्यालय में भेजते हैं बेटियों को। तो मैं तो खुल के कहता भी हूँ, मैं बेटा कोई दिक्कत हो, कहीं हमारी ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। और और आपका ही कोई मेंटर मेंटी का कंसेप्ट भी विश्वविद्यालयों में इसी लिए शुरू करा रखा है कि बच्चों को कोई दिक्कत हो, गार्जियन हम यहाँ बैठे हैं उनके बच्चों के, भाई माँ बाप नहीं आ पाए, हम भी उनके माँ बाप के बराबर ही हैं। शिक्षक में और माँ बाप में कोई फ़र्क नहीं है। शिक्षक और माँ बाप ही ऐसे हैं तो कि वो जो चाहते हैं कि बच्चे, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हमारे से भी ऊपर जाएं। तो ये बिल्कुल सही बात है भाई। सारी बेटियां जितनी विश्वविद्यालय में पढ़ने हमारे पास आती हैं, माँ बाप भरोसे के साथ ही भेजते हैं। तो हम सभी बच्चों के माँ बाप ही हैं यहाँ, और इसी स्वरूप में सभी को देखना चाहिए कि भाई ये भी बच्ची है हमारी। प्रधान जी, मेरे आखिरी के 2 सवाल हैं। एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर है। उससे पहले मेरा सवाल है कि आजकल जैसे आपने कहा कि वैकेंसीज यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, किसी के लिए जेआरएफ, बहुत सारे बच्चे, इतना बड़ा नंबर आ रहा है, लेकिन जब उन बच्चों का इंटरव्यू आमना सामना होता है तो वो बता ही नहीं पाते हैं। ऐसी भी शिकायतें हैं कि ऐसा लगता है कि कहीं से वो गदड़ पर रहा मैनेज करके ले आए, नॉलेज नाम की जीरो चीज है। ऐसे में प्रशासन क्या करे? ये तो सरकार के अधीन बात है भाई, सरकार को सब पता होता है, तो सरकार जाने कि कैसे क्या मैनेज हो रहे हैं नहीं हैं। लेकिन अच्छे बच्चे आज भी हैं, बिल्कुल है। और विश्वविद्यालयों के ऐसे ही जो लायक बच्चे हों उन्हीं को कल को शिक्षक लगाना चाहिए। सारी पॉलिटिकल सिफारिश या कोई दाएं बाएं की सिफारिशें हों, सबको दरकिनार करके विश्वविद्यालयों में अच्छे शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए, ताकि समाज आगे बढ़े। समाज जब भी आगे बढ़ेगा जब शिक्षा उच्च क्वालिटी की हम दे पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि क्या कोई ऐसा समय आ सकता है कि बिना पॉलिटिकल सिफारिश के रिक्रूटमेंट हो, किसी भी सरकार किसी की भी रही हो? ऐसा संभव है? कम फालतू हो सकता है? कम फालतू में तो काम चल जाए कती 11-21 का फर्क ना होना चाहिए। 20-21, 19-21 तो चल जाए। हाँ हाँ। 19 वाला तो 21 बन सकता है, 10 वाला 21 ना बन सकता। तो इतना तो होना चाहिए कम से कम कि 19-20 वालन तो ले लें, 21 वालन ना लेते तो बिल्कुल 11-10 वाला तो नहीं लेना चाहिए। मैं तो इसी अच्छा प्रधान जी, पक्षधर हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सरकार बहुत डंका बजा रही है। आपके यूनिवर्सिटीज में भी बहुत सारे इस तरह के सेमिनार देखो, हो रहे हैं, सभी यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं जी जी आजकल जी, तो। मेरे जवाब से आग लग जाएगी, मैं पहले बता रहा तो हूँ आपको। ये जो इंटरव्यू है ये आग लगाने के लिए ही है। देखो, शिक्षा की क्रांति तो आग से ही होगी ना? मेरी समझ से परे है जी नई एजुकेशन पॉलिसी। या तो हम समझने में असमर्थ हैं या सरकार समझाने में असमर्थ है। आप एक एग्जांपल ले लो, आप मेरे कॉलेज में आ जाओ, आप कल
इंजीनियरिंग के छात्र 42 सब के करीब सब्जेक्ट पढ़ते थे पहले। 42 सब्जेक्ट पढ़े लिखे तो जैसे निकल रहे थे वो हमें और आपको पता ही है। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता कि 42 सब्जेक्ट पढ़ के अब इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कह रहे हैं भाई मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज का बच्चा फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग को बच्चा मेरा कर रहा है या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा है, कहे 20-22 सब्जेक्ट तो इंजीनियरिंग के पढ़ ले, 20 सब्जेक्ट को हिंदी का पढ़ा, को साइकोलॉजी का पढ़ा, को हिस्ट्री का पढ़ा, को फूड टेक्नोलॉजी का पढ़ा, को होटल मैनेजमेंट का पढ़ा, मतलब 20 सब्जेक्ट इसे पढ़ा है। भाई इंडस्ट्री में जब वो बच्चा इंटरव्यू के लिए जाएगा तो इंडस्ट्रियलिस्ट उसको नौकरी तो उसको देख के क्या कहेगा भाई उसको, मेरे तो समझ से परे है। जब 20-22 सब्जेक्ट ही आपने पढ़े तो एक पुरानी कहावत थी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, आपने भी सुनी होगी। हाँ। तो मुश्किल से भारत ने अपना लोहा मनवाया था, भारत के बच्चों ने सारे विश्व में शिक्षा के कारण ही लोहा मनवाया था, अपना झंडा फहराया था। अब सरकार कि ये तो जिम्मेदारी बनती है या तो हम गलत हैं, हमारे को ठीक करा जाए कोई। देखो मेरे जो फीडबैक है बच्चों से ना, अगर पिछले सेमेस्टर में बच्चे करे जी हिंदी डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट दे दिया, अब इंजीनियरिंग वाला हिंदी का क्या पढ़ेगा होगा, मेरी बात समझाओ आप। जो हिंदी वाला है वो फूड टेक्नोलॉजी का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है, वो कैसे पढ़ेगा। बच्चे जा रहे हैं आ रहे हैं और फोर्स कर दिया गया है। या तो ऑप्शनल होने बच्चे के पास है, भाई ऑप्शन है ये है कि आप ये भी पढ़ सकते हो, वहाँ तो ठीक बात है, लेकिन आप फोर्स कर रहे हैं वो चीज़ें ठीक मेरे को तो लगती नहीं। अच्छा प्रधान जी, वैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या, आपने क्या समझा, क्योंकि बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए हैं, अखबारों में भी आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ हमारे समझ नहीं आ रही भाई, कुछ नहीं समझ में आया। समझ नहीं आ रही भाई। एनईपी 2020 क्या है? हाँ एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये। चलो सरकार है, सरकार को और ज़्यादा एफर्ट्स करने चाहिए, ताकि देखो पहले तो शिक्षकों को ही समझाएंगे तो शिक्षक आगे बच्चों को समझा पाएंगे। अभी तो हमारे समझ नहीं आ रहा, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे कहते हैं तो दूसरी बातें उभर के आते कि आप लोग समझना नहीं चाहते। समझने के लिए तो हम तैयार हैं, समझाने वाले चाहिए, बात ये। एक बहुत बड़ा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है कि इसके लिए बहुत बड़े नंबर टीचर्स और भर्ती करने की ज़रूरत है, और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पहले ही टीचर्स की कमी है, ऊपर से फिर जो है नई टीचर्स की भर्ती की बात है। उसके बिना अध्यापक, बिना इंस्ट्रक्टर, बिना मेंटोर के ये लागू कैसे होगी? वही देखो मैं पहले भी बताया 4000 के करीब शिक्षकों के पद खाली हैं। आप दूर ना जाएं, यहाँ नेकीराम में ही चले जाएं, आप चले जाएं, नेकीराम गवर्नमेंट कॉलेज है, विभाग गेस्ट फैकल्टी के सारे चल रहे हैं और बुरे हाल हैं। लेकिन सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों को, जो गरीब से परिवारों से हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं, उनके लिए किसी निजी विश्वविद्यालय में जाके शिक्षा लेना उनके बूते की बात नहीं है। तो इस और सरकार का ध्यान जरूर देना चाहिए। और आपकी बात सही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई जगह तो पद घट गए हैं, कई जगह बढ़ गए हैं, तो वो उसमें कैसे वो एक सामंजस्य करेंगे वो मेरे समझ से बाहर है कि, लेकिन सरकार को उच्च शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जी अच्छा प्रधान जी, इन सारी बातों को लेकर के एक जो रिसर्च का काम है, तो अपनी कोई रिसर्च यूनिवर्सिटी से कोई पाथ ब्रेकिंग निकल नहीं पा रही है। हालांकि गदर फर्रे तो सबके पास है जी, लेकिन मतलब कुछ इस तरह का क्या समय नहीं मिलता, करते नहीं, या तनख्वाह में संतुष्ट हैं? गदर फर्रे सब हो रहे हैं, मैं कह दी। देखो कुछ शिक्षक हमारे ऐसे भी हैं जिनकी बहुत बढ़िया रिसर्च पब्लिकेशंस हैं जी। अच्छा, कुछ शिक्षक बहुत बढ़िया हैं, क्लासेस में क्लास लेके प्रसन्न होते हैं, रिसर्च का काम की तरफ उनका मध्यम है, वो इसलिए कि उनको सबको मजबूर कर दिया गया है कि भाई आपको रिसर्च का काम भी करना है। हर एक चीज़ में हर एक शिक्षक अच्छा नहीं हो सकता। कोई हो सकता है कि भाई जिसको क्लास में पढ़ाने में मज़ा आता हो, कुछ को रिसर्च में मज़ा आता हो, तो सरकार को रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ अलग बनानी चाहिए। और हाँ ठीक है भाई, सरकार साल में 2 पेपर की कोई मैंडेटरी ले आए, 2 पेपर 3 पेपर, वो ठीक है, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें हैं जी इसमें। अच्छा, एक हाइब्रिड मोड यूनिवर्सिटी लॉन्च करने की कोशिश करी है कि कुछ क्लासेस ऑनलाइन हो, कुछ हाँ। ये आज को आप ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं?
ये व्यक्तिगत विषय है जी। मैं तो आज भी मानता हूँ कि क्लासरूम में शिक्षक जो पढ़ाता है उसका कोई दूसरा विकल्प हो नहीं सकता। तो लेकिन आज नया टेक्नोलॉजी समाज का है, ज़माना नया है। नया टेक्नोलॉजी का आज समय आ गया है। लेकिन टेक्नोलॉजी में एक चीज़ तो बढ़िया है कि जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा किसी बच्चे को इतनी उसकी इच्छा है कि भाई वो किसी आईआईटी के, एनआईटी के लेक्चर्स को सुनना चाहता है, तो ये बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी का यूज़ भी हो सकता है कि कोई बच्चा आईआईटी तक नहीं पहुंच पाया लेकिन उसमें नॉलेज गेन करने की उसकी इच्छा है, तो वो कर सकता है। ऐसे दोनों ही चीज़ें हैं जी, तकनीक की अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। तो लेकिन उसमें एक और बात है कि 40% अगर कक्षाएं अगर ऑनलाइन लेगा बच्चा, तो भाई वो शिक्षकों की तो वो फिर रोज़गार तो फिर ख़त्म हो जाएंगे उसमें। 40% आपकी कटौती हो जाएगी शिक्षकों की, तो वो शिक्षक भर्ती ना करने पड़ेंगे, फिर बच्चे ऐसे ही बेरोजगार घूमेंगे। अच्छा प्रधान जी, आप एमडी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। एमडी यूनिवर्सिटी में कौन सा ऐसा कोना है जो आपको सबसे पसंद है? कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर लाइब्रेरी हो सकती है, इसके अंदर देखो, आपका डिपार्टमेंट हो सकता है। मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि पूरे हरियाणा की नहीं, पूरे भारतवर्ष में हमारे जैसी लाइब्रेरी और ऐसा लाइब्रेरियन डॉक्टर सतीश मलिक जैसा सौम्य व्यक्तित्व का जो लाइब्रेरियन है आपको पूरे देश में नहीं मिलेगा। 24 घंटे लड़कों के लिए तो 24 घंटे हमारी लाइब्रेरी खुली है, बेटियों के लिए शाम 7 बजे तक की लाइब्रेरी खुली रहती है। और अभी विश्वविद्यालय में जो लड़कियों के हॉस्टल हैं उसके अंदर ही एक 3 मंजिला ब्लॉक एक तैयार किया जा रहा है, ताकि बेटियों को भी अगर रात को पढ़ने की इच्छा है किसी, तो उन बेटियों के लिए भी वो सुविधा हम हॉस्टल के अंदर ही प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगले 6 महीने में वो ब्लॉक तैयार हो जाएगा। कुछ कमियां भी खलती हैं कि आज विश्वविद्यालय में बहुत सारी चीज़ों पर मुझे लगता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों पे पैसा व्यर्थ में फिजूल खर्च किया जा रहा है, मसलन जिसको मैंने पीछे उठाया भी था। मतलब इतने सारे कंसल्टेंट्स लगा रखे हैं यूनिवर्सिटी में जिनकी कईयों की तो ज़रूरत भी नहीं है। नहीं, यूनिवर्सिटी तो पहले ही कम स्ट्रेंथ पे काम कर रही है। आप ये देखें ना, आपकी यूनिवर्सिटी में शॉर्टेज है, अब प्रॉपर भर्तियां हो नहीं रही हैं। अगर कंसल्टेंट के माध्यम से बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है तो गलत क्या है? नहीं नहीं, जैसे बहुत सारे कंसल्टेंट लगा दिए या कोई बाहर से बुला के टीचर्स को कह दिया कि आप वीकेंड पे आ जाएं या हफ्ते में 2 बार आ जाएं। इससे तो अच्छा 5700 पे आप बच्चे को रखें, आप नए शिक्षकों को लगाएं, कम से कम उनको रोज़गार भी मिलेगा, वो और ज़्यादा एनर्जी से काम भी करेंगे। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, मैंने हॉर्टिकल्चर का भी उठाया था और भी मैंने उठाए नहीं, मुद्दे। फल फूल जो आपने लगाया है, फूल फल तो बढ़िया चीज़ है, एस्थेटिक्स इंप्रूव हाँ, करते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी वो का। मैं देखो जी, हम कह रहे हैं कि सारे हर तीसरे महीने में आप अगर बागवानी के फूलों को बदले, सारे साल चलने वाले गुलाब के फूल लगाओ, आप महकें भी सारे साल। मेरा तो वो है। मतलब आज अभी परसों गवर्नर साहब ने घोषणा करी कि सारे हरियाणा की बेटियों को हम ग्रेजुएशन लेवल तक, अंडर ग्रेजुएशन लेवल तक फ्री में पढ़ाएंगे। तो मैं इसका स्वागत भी करता हूं कि हमारी बेटियां पढ़ेंगी। लेकिन सवाल वही उठता है कि विश्वविद्यालयों को ग्रांट मिल नहीं रही, लोन मिल रहा है, तो ये पैसे की पूर्ति कहाँ से करेगी सरकार? या तो सरकार पैसे दे, फिर बेटियों से कोई पैसे लेगा नहीं। आज विश्वविद्यालय में कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें 95% बेटियां ही हैं। ये खुशी की बात है कि भाई बेटियां 95% डिपार्टमेंट में, वो तो फिर सरकार यूनिवर्सिटी पैसे उनसे किसी एजुकेशन के लिए लेगी नहीं। सरकार से अगर पैसे नहीं मिले तो वो बंद होंगे फिर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो ठीक है कि आप सरकार पे सवाल उठा रहे हो कि वो ग्रांट नहीं दे रही, लोन के रूप में दे रही है, लेकिन अगर टीचर्स क्लास नहीं लेते तो सरकार क्या कर सकती है? वो कितना ही फोर्स कर ले, कितना ही लिख के दे दे, जो नहीं ले रहे वो नहीं ले रहे हैं। देखो जी, टीचर्स को कैसे जवाबदेही ठहराया जा सकता है? मैं कुलपति से बार बार, मैंने तो कई बार कहा है, इनसे पहले वाले कुलपति से भी, इनसे भी, अभी जो शिक्षक क्लास लेता क्लास में ना मिले उसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो आप एक्शन ले सकें उसमें एसोसिएशन आपका साथ देगी।
क्लास में मैं तो बार बार ये भी कह के आया हूँ, अगर मैं ना मिलूँ तो मेरे ऊपर प्रधान जो बेशक ना देखें आप, मैं पहले शिक्षक हूँ, बाद में प्रधानी है। अगर मैं क्लास ना लेता मिलूँ तो मेरे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, दंड मिलना चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि भाई क्लासेज लग रही है। प्राइमरी जो जॉब है, हर एक प्रोफेसर हो, चाहे एसोसिएट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उनका पहला काम बच्चों को क्लास में पढ़ाने का है। मेरा तो यही मानना है जी। जो प्रधान जी, आज आपसे वाकई में काफ़ी डिटेल्ड में चर्चा हुई और आपने हर मुद्दे को उठाया, टच किया आपने। जी जी। और हमने भी आपसे जो भी स्टूडेंट्स रिलेटेड ज़रूरी मुद्दे थे वो सब आपसे पूछे। आप हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। और हमारी सब शिक्षकों की कोशिश तो यही है कि हमारे पास जो बच्चे आए, बेटे आए, बेटियां आए, उनको हम उच्च शिक्षा दें, ताकि समाज भी सुधार की तरफ बढ़ सके और परिवार की भी खुशहाली जब भी आएगी, जब बच्चे कहीं कल को रोजगार मिलेगा उनको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया।